फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैतव्य क्लासेस में। आज का क्लास इसलिए खास है, आज के दिन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि आज कौन सा दिन है। आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल आज से कई वर्षों पूर्व जब हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप लोगों को उस समय के बारे में पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को भारत में ब्रिटिश द्वारा एक बहुत ही निर्मम हत्या हजारों लोगों की गई थी, जिस दिन को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो क्यों हुआ था इसके बारे में जानते हैं। जब भारत, इसको आगे से जोड़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से इसको जोड़ते हैं। भारत में अंग्रेज जब औपनिवेशिक रूप से भारत को बनाया हुआ था, भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र से चलता था। औपनिवेशिक क्या होता है कि जब किसी दूसरे देश के अधिकारियों द्वारा अस्थायी तौर पर किसी दूसरे देश पे अधिकार और उसके नियम कानून को चलाया जाता है, यानी कि पूरे देश को चलाया जाता है, औपनिवेशिक देश कहलाता है वो। जैसे कि भारत औपनिवेशिक रहा। तो इस दरमियान में अंग्रेजों की बहुत ज्यादा कूटनीति देखने को मिला, जो कि भारत से कई सारा भेदभाव किया जाता था। जब इसी प्रकार जब आगे बढ़ते चला तो 1914-18 के बीच में, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा युद्ध में शामिल होने की बात कही गई। तो भारतीयों से कहा गया कि आप युद्ध में शामिल होइए, हम युद्ध समाप्त होने के बाद हमारी देश अगर जीत जाती है तो हम आपके देश के कई सारे रियायत, कई सारे अधिकार आपको सौंपेंगे, कई सारे मामलों में आपको अधिकार दे देंगे कि आप अपने से निर्णय ले सकते हैं। इन कई सारी चीजों से छूट देने के बारे में बात कही। बशर्ते इन चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी जी भी उस समय दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे, जो कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला के कहने पे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो कि 1915 के आसपास वो वहां से वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने भी भारतीय सैनिकों को पूरी तरीके से आग्रह किया कि आप ज्यादा से ज्यादा इस युद्ध में शामिल हो। लगभग अलग अलग देशों में जब भारतीयों द्वारा शामिल हुआ गया, लाखों सैनिक इस युद्ध में शामिल हुआ अंग्रेजों की तरफ से। जब ये शामिल हुआ, लगभग इन लोगों को अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में इत्यादि जगहों पर इन लोगों को तैनात किया गया कि युद्ध से लड़ने के लिए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो लगभग देखा गया 40 से 45 हजार के बीच के आसपास भारतीय सैनिक मारे गए, और बड़े ही इतने लंबे जो सैनिक मारे गए। अब लोगों की मांग उठने लगी, अब तो आप जीत गए, अब हमारे देश को कुछ रियायत दे दीजिए और हमें इस चीज से, क्रूरता से छूट मिले। भारतीयों द्वारा लगातार इस चीज की मांग की जा रही थी। लगातार मांग करने की वजह से देखा गया कि अंग्रेजों द्वारा इस चीज की कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि भारत को किसी भी प्रकार का रियायत नहीं दिया जा रहा है। बशर्ते भारत की जनता में जो था, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे अलग अलग, भारत की जनता जो थे, इन सभी में एक भावना उत्पन्न हुई। ये लोग अब जन आंदोलन करने को आतुर हो गए। उसी बीच में देखा गया कि इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1915 के आसपास, उस समय भारत में चैम्सफोर्ड सुधार, आप जानते होंगे कि चैम्सफोर्ड के बारे में ये जानते होंगे। उस समय भारत में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट कानून पारित की गई। रॉलेट कानून ऐसा कानून था जिसकी तरफ, जिसे न अपील न दलील की कानून की संज्ञा दी जाती है, समझ गए। यानी कि एक ऐसा कानून था जिसके तरफ अगर अंग्रेजों को किसी भारतीय पे शक है तो उसे बिना कुछ बताए उसे उठा करके जेल में दे देती और उसे सजा दे देती, और उसे अपने हक के, उस भारतीय को अपने हक के ना तो वकील रखने की अधिकार था, ना ही अपील रखने का अधिकार था कि वो अपील कर सके कोर्ट में, ना ही कोई दलील दे सकता था अपना, और ना ही उसे वजह बताया जाता था उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। इसी कानून को महात्मा गांधी ने भारत में काले कानून की संज्ञा दिया। सिडनी रॉलेट के कारण इसे नाम रॉलेट कानून कहलाया और महात्मा गांधी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी। जब ये चीज देखा गया, इसी बीच में पंजाब के जो उधम सिंह ने किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और एक था, आप यहां देखेंगे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब के एक प्रमुख नेता थे, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इनकी गिरफ्तारी के समय ही, जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो पंजाब के कुछ लोग, कुछ किसान, कुछ नेता लोग और वहां आसपास के रहने वाले सभी लोग, लगभग 8 से 10 हजार में अंग्रेज अधिकारी के पास गए और इनको जेल से छुड़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उनकी बात नहीं मानी। इसी के कारण से देखते हैं कि वैशाख के दिन पंजाब के अमृतसर में, पंजाब का जो अमृतसर जगह, वहां एक जालियांवाला बाग है, यानी कि बगीचा है, पूरा मैदान है, वहां पे सभा बुलाई गई। मेला का दिन था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा क्या होता है
16 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699, याद रखिएगा कब, 13 अप्रैल 1699 सिखों के गुरु द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसी दिन को वैसाख के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1699 इसी दिन को वैसाख के नाम से जानते हैं। और पंजाब में जब रबी फसल करता है, यानी कि गेहूं का फसल जब कर जाता है, गेहूं का रबी फसल जो आता है, तो उसी दिन के अवसर पे खुशहाली में लोग वहां पे वैसाख के दिन मनाते हैं। और वैसाख के दिन एक ये भी है कि 13 अप्रैल 1699 को पंजाब में क्या हो गया था, सिख संप्रदाय के द्वारा एक खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसी समय वहां पे मेला लगता है, काफी सारे बच्चे बूढ़े महिला उस मेला में जाते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। जब वहां पे कई सारे लोग, अगल बगल गांव के लोग, उस गांव के सभी, अमृतसर के, पंजाब के कई सारे लोग वहां जमा होते हैं, एक सभा बुलाया जाता है। सभा का आयोजन किया जाता है किस लिए, कि उधम सिंह और सैफुद्दीन किचलू को किस प्रकार से जेल से निकाला जाए और कैसे अंग्रेजों से इस बात को मनवाया जाए। जब ये चीज कानून आता है कि जब देखा गया, उसी समय आर डायर वहां आते हैं। आर डायर कौन है, कि ब्रिटिश अधिकारी है। आर डायर आते हैं और वहां पे वो अंधाधुंध फायर करते हैं, बिना किसी को वार्न की, यानी कि वार्निंग भी नहीं दिया, और लगातार वो गोली बारूद चलाना चालू कर दिए। जो वो मैदान था उसमें एक गेट था, और एक गेट जो था बहुत ही पतला गेट था, जिसके कारण से आदमी बहुत कम भाग पाया वहां से, क्योंकि उसी गेट पे 1 से 2 गेट था, आगे और पीछे वाला गेट, दोनों को एक गेट पे खड़ा होकर के लगातार गोली अंधाधुंध चलाया गया। जिसमें देखते हैं कि पंजाब के कई सारे लोग, लगभग हजारों लोग से ज्यादा लोग मारा गया, 1000 से भी ज्यादा लोग मारा गया। उस जगह एक कुआं था, आपको बताते इतनी निर्मम हत्या की गई। उस जगह एक कुआं था, लोग इस गोली से बचने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। जब कुआं में कूद रहा था तो इतना आदमी कूदा उसमें बचने के लिए कि नीचे जो कूदता था वो ऊपर वाले की दम घुटने से ही मर जाता था, और लगातार गोलियां चलाया जाता। लगभग जब खत्म हुआ था 120 लोगों को उस कुएं से निकाला गया था, और इतनी निर्मम हत्या की गई थी। इसके अंतर्गत इसमें देखते हैं हम लोग, बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 1 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, कोई मायने नहीं, सभी की निर्मम हत्या की गई। और लगभग 2 से 3 हजार लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। इसी की जांच के लिए भारतीयों द्वारा कई बार मांग किए जाने पर अंग्रेजों ने के हंटर आयोग की अध्यक्षता में हंटर कमीशन की नियुक्ति करते हैं। हंटर कमीशन इस चीज को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। उन्होंने इस चीज को सही ठहराया, उन्होंने ज्यादा प्रतिरोध नहीं, उन्होंने आर डायर को बस इतना कहा कि उन्हें इतनी निर्मम तरीका से गोली नहीं चलाना चाहिए, उन्हें एक बार वार्निंग देना चाहिए। आपको बता दें, ये आर डायर इतना क्रूर था, जब इनसे वहां ब्रिटिश संसद में जब इनको यहां से भेजा गया तो ब्रिटिश संसद में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैंने लगातार उन पर गोली बारूद किया और मैं घायलों को वहीं पे छोड़ दिया, मैं उसे उठा के भी नहीं ले गया। बताइए, वो लग रहा है कि जैसे तारीफ कर रहा है अपना, वो सीधा बोल रहा है मैं घायलों को वहीं छोड़ दिया, उठा के वहां पे से इलाज कराने भी नजदीकी चिकित्सालय अस्पताल में नहीं ले गया। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो भारतीय को लगता है कि हम उन पे दया कर रहे हैं, फिर आगे चल के वो फिर ऐसा करते हैं। वही भारत के कई सारे राजनेता इससे पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए। इसलिए भारतीय कांग्रेस के द्वारा भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में देखते हैं कि गांधी जी भी इस आयोग में शामिल थे, और आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मदन मोहन मालवीय। इस आयोग ने पूरी जांच पड़ताल की। इस आयोग ने बताया कि पूरी तरीके से आलोचना की गई, हंटर कमीशन की रिपोर्ट की भी आलोचना की, जो कि पूरी तरीके से गलत था। हंटर कमीशन के हिसाब से माने तो इनका कहना है कि मात्र 294-300 के आसपास लोग ही मरे थे, जबकि देखा गया 1000 से लोग, सोचिए ना, 120-130 लोग तो सिर्फ कुआं से निकला था, और भी कितने सारे कार्यकर्ता, लगभग 8 से 10 हजार लोग वहां पे मौजूद थे। तो बताइए कितने मरे होंगे। उन्होंने आर डायर क्या कहता है, और कि मैं तो तोप लेके भी गया था, गेट छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं गया। तो बताइए वो कहना क्या चाहता था। इसी के एवज में देखते हैं कि भारत के कई सारे नेता ने कई सारे उपाधियों का त्याग कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वही महात्मा गांधी को बोर के युद्ध में मिला केसरी हिंद की उपाधि, उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। और साथ साथ ही एक शंकर नायर थे, शंकर नायर, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी से क्या किया, इस्तीफा दे दिए। और भी कई सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने अलग अलग पदों का त्याग किया।
इसी के साथ आप लोगों को एक और चीज जानना जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जी, हत्या करने का जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर कौन दिया था? जो ऑर्डर दिया था वो ब्रिटेन में बैठा हुआ ओ डायर, जनरल ओ डायर, दो डायर थे, एक ओ डायर एक आर डायर। ओ डायर ने ऑर्डर दिया कि तुम गोली चलाओ और आर डायर ने अंधाधुंध गोली फायरिंग की। याद रखिएगा, ऑर्डर ओ डायर दिया और गोली आर डायर ने चलाई। इसी में देखते हैं कि भारत के उधम सिंह ने 1940 में इसी के आक्रोश से बदला लेने के लिए ब्रिटेन में जनरल ओ डायर की गोली मार करके हत्या कर देती है। उसी समय जब इनकी हत्या कर देते थे 31 जुलाई 1940 को ही उधम सिंह को ब्रिटेन में फांसी की सजा दे देती है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। इसलिए आज के दिन के बारे में, उन क्रांतिकारियों के बारे में आप 2 मिनट मौन रख के सोचें कि हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। उनमें से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वाले कई सारे क्रांतिकारी, कई सारे आम जनता, कई सारे छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं ने भी अपने प्राण की त्याग की। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।